Hello everyone, welcome back to my channel Live Learn Grow। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर मतलब कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और अब मैंने अपनी नोट्स में जो पीडीएफ मतलब ये जो मैं बना रही हूँ आपके लिए पीडीएफ्स, इसमें मैंने थोड़ी अपग्रेडेशन की है। मैंने इसमें लूसेंट प्लस एनसीईआरटी दोनों का मिक्सचर करके अपना मतलब सारा इसमें डाला है मटेरियल। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होना चाहिए। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया हुआ है और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे एंड यूपीएससी, हर एग्ज़ाम के लिए ये मतलब हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये वीडियोस। और अगर आपको ये नोट्स मेरे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होंगे तो भी मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। So what is structure of atom? The word atom is derived from the Greek word atomus। जो atom एक word है उसको derive किया गया है ग्रीक वर्ड से atomus। Meaning of atomus that which cannot be cut or indivisible। वो चीज़ जिसको कट नहीं किया जा सकता और वो indivisible होती है। और इसका explanation in ancient India long before महर्षि कंडा, एक पुराने हमारे हिंदुस्तान के टाइम पे एक हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे। उन्होंने हमें आइडिया दिया था इनका मेड अप ऑफ एक सेकेंड, अब सही से दिख रहा होगा। इन एंशियंट इंडिया लॉन्ग बिफोर महर्षि कंडा ऑल्सो नोन एज अ कश्यपा, उन्हें हम कश्यपा भी कहते थे, एक इंडियन फिलोसफर थे। gave the idea the matter is made up of tiny indivisible particle, कि जो मैटर है वो एक छोटे टाइनी और इनडिविजिबल पार्टिकल का बना होता है। और ग्रीक फिलोसफर फिर आए 400 बीसी के अंदर एक ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने फर्स्ट यूज किया ये स्टम को एटॉमस को, जो कि ग्रीक वर्ड है एटॉमस को। ही सेड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट कैन बी डिवाइडेड फर्दर। उन्होंने फिर डिफाइन किया कि सारे मैटर एक टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते। और लेटर फिर जॉन डेल्टन ने 1808 में यूज़ किया इस कंसेप्ट का इन हिज एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने इस कंसेप्ट को अपनी एटॉमिक थ्योरी में यूज़ किया। सो अब देखिए कि सबसे पहले एक महर्षि कंडा थे जो एंशियंट इंडिया में थे, उनको कश्यपा भी कहा जाता था। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मैटर होता है ना वो एक छोटे से पदार्थ से बनता है जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। ठीक, फिर उसके बाद डेमोक्रिटस जो एक मतलब कि ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने 400 बीसी में बताया कि जो मैटर एटॉमस से बनता है, मतलब कि एक अनडिविजिबल मैटर से बनता है, इंडिविजिबल मैटर से बनता है। फिर उसके बाद जो डेल्टन आते हैं 1808 में, उन्होंने इसको अपनी एटॉमिक थ्योरी में भी यूज किया। इन शॉर्ट जो वर्ड एटम है वो आता है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटॉमस मीनिंग इनडिविजिबल, फर्स्ट यूज बाय डेमोक्रिटस अराउंड 400 बीसी 400 बीसी में। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि एक एटम है उसको वो ग्रीक वर्ड से बना है एटॉमस से, और वो इंडिविजिबल है, और उसको सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया था 400 बीसी में। पर अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि एंशियंट इंडिया में किसने दिया था एटम का मतलब सबसे कि बताया था एटम के बारे में, एक आइडिया दिया था कि मैटर एक इंडिविजिबल मटेरियल से बनता है, ठीक है, तो वो आएगा महर्षि कंडा। ओके, फिर आती है जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की थ्योरी जो कि आई 1808 में। जॉन डेल्टन वाज द इंग्लिश साइंटिस्ट हु गेव द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एटम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जॉन डेल्टन जो एक इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली फर्स्ट थ्योरी दी एटम के ऊपर और अपने एक्सपेरिमेंट्स करके। इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैटर एंड हाउ एटम कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। उन्होंने बताया कि कैसे हम मैटर के नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और एटम कैसे कंबाइन होता है कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये हैं कुछ मेन पोस्टुलेट्स जॉन डेल्टन के जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम।
सारा मैटर एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम एटम कहते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम होते हैं एक एलिमेंट के अंदर, सेम एलिमेंट के, उनका मास, साइज और प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एग्जाम्पल, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर द सेम। ये जॉन डाल्टन ने कहा है अपनी थ्योरी के अंदर कि एटम एक सबसे छोटा मतलब पार्ट है मैटर का और वो इंडिविजिबल है, और जितना भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, उनका मास, साइज, प्रॉपर्टीज सारा सेम होता है। जैसे कि आप हाइड्रोजन एटम में देख लीजिए, आर द सेम। फिर आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड प्रॉपर्टीज। और वो कहते हैं कि जैसे कि एटम जो कि बनते हैं, जो एलिमेंट बनते हैं डिफरेंट एटम से, ओके सॉरी, एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, जो कि एटम डिफरेंट एलिमेंट्स, सॉरी नो, जो एटम्स होते हैं एक डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट ही होते हैं, उनका मास भी, प्रॉपर्टीज भी। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ उनका जो पोस्टुलेट है, मतलब कहा है उन्होंने कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जाता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। केमिकल रिएक्शंस ओनली रीअरेंज एटम। सिर्फ केमिकल रिएक्शन से हम उनको रीअरेंज कर सकते हैं, पर हम उनको क्रिएट, डिवाइड और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम कंबाइन होते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर, जिससे हम उनका कंपाउंड बना सके। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो उस दोनों ने मिलके एक कंपाउंड बना दिया। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर होता है और जो काइंड होता है एटम का, वो कांस्टेंट होता है कंपाउंड के अंदर। जैसे कि वाटर, H2O ऑलवेज हैज अ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। और वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। फिर आती है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन थ्योरी। एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट। तो लिमिटेशंस जो आती हैं इसमें वो बताती हैं कि एटम्स डिविजिबल नहीं है क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास कॉल्ड आइसोटोप्स। तो मतलब ये दिक्कतें आ जाती हैं उनकी थ्योरी के अंदर कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव अ डिफरेंट मासेस, उनके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं जिनको हम आइसोटोप कहते हैं। और जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके भी सेम मासेस हो सकते हैं जिनको हम आइसोबार्स कहते हैं। इनको हम अच्छे से आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो कंक्लूजन ये आया कि जॉन डाल्टन ने जो 1808 में gave the first scientific theory of atom known as a Daltonic atomic theory, ये दिया था उन्होंने फर्स्ट, मतलब एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी ये उन्होंने, ठीक है। फिर आती है माइकल फैराडे कनेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आती है माइकल फैराडे की थ्योरी। Michael Faraday was the first scientist to show that the matter and electricity are related. Michael Faraday first scientist थे जिन्होंने बताया कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड होते हैं। That electricity can cause chemical changes in matter. इलेक्ट्रिसिटी केमिकल कॉजेज चेंज, मतलब केमिकल चेंजेस कॉज कर सकती है मैटर के अंदर। और उन्होंने इसको कैसे प्रूव किया? थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोलिसिस पे 1834 के अंदर, 1834 के अंदर फैराडे ने बताया कि दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, इट ब्रेक्स द मैटर इनटू आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिस पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव को अनायन कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कि जब इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से पास होता है तो वो एक आयंस एमिट करता है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, कैटायंस एंड अनायंस। दिस मीन इलेक्ट्रिसिटी कैन रीअरेंज और कंबाइन द पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये एक्सप्लेन करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो रीअरेंज और कंबाइन कर सकती है पार्टिकल ऑफ मैटर को।
फिर आते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने क्या क्या लॉज दिए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। फर्स्ट लॉ उन्होंने ये दिया, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिस थ्रू इट। उन्होंने बताया कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है और लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू, मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए पास थ्रू इट। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ठीक है, या रिलीज होता है, वो सीधा प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के जो उसमें पास किया जाता है। ठीक, मतलब जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। फाइन, सो दिस इज हाउ फर्स्ट लॉ जो उनका था कि जितना ज़्यादा सब्सटेंस करंट पास करोगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। और सेकेंड लॉ में उन्होंने कहा, द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम चार्ज आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अगर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में पास किया जाए, अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में पास किया जाए तो उनसे लिबरेट होने वाला सब्सटेंस का मास उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन में होता है। मतलब इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा तो मास भी ज़्यादा लिबरेट होगा। फाइन, कि जो मतलब जैसे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट रखे हुए हैं और उनके अंदर से जो मतलब सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है, जैसे इसके अंदर से अलग मास का सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है, इसमें से अलग, इसमें, तो उनका जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट होएगा ना, उसके बेसिस पे ही मास लिबरेट होएगा। और फर्स्ट में उन्होंने ये लिखा था कि जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतना ज़्यादा मतलब डिपॉजिट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। So next is constituents of atom. An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. Although it is extremely small, it has an internal structure made up of 3 subatomic particles, electron, proton and neutron. ठीक है, एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एटम बहुत ही छोटा होता है लेकिन इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सो अब हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने इन 1897। इसको आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए अपनी कॉपीज़ के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के यूज़ करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। नेचर होता है इनका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और जो इनका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मास होता है 9.1 × 1031 kg, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फाइन, और उसके बाद पोजीशन जो होती है इनकी, ये मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट और द शेल। ये फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करते हैं न्यूक्लियस की, जैसे कि ऑर्बिट और शेल्स जो होते हैं उनके KLMN।
ठीक, इनका रोल क्या होता है? रोल इनका ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद डिटरमाइन करती हैं इनकी वैलेंसी, एक सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन जो डिटरमाइंस द वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है इनकी वो, और उसके बाद चेंज इन इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कॉज आयंस एंड कैटायन एंड एनायन, जो चेंज होता है इनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में वो कॉजेस करता है आयंस, कैटायन एंड एनायन। एग्जाम्पल, इन अ सोडियम एटम sodium is equal to 11, there is 11 electron arranged as 281, so like this. And then there is a proton discovered by the E. Goldstein in 1886। प्लीज़ ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, तो इनको प्लीज़ आप याद रखिए, इनको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए या फिर अपनी बुक्स में लिख लीजिए, कॉपीज़ में लिख लीजिए, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं। और इनका नेचर होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इनका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19 कूलम, और मास होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 27 kg, अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम्स हैवियर होता है, ठीक है। और पोजीशन होती है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेंटर ऑफ एटम के अंदर, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज देते हैं न्यूक्लियस को। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है। देन आता है हमारे पास न्यूट्रॉन, तो डिस्कवर किया गया है बाय जेम्स चैडविक इन 1932। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है, जेम्स चैडविक इन 1932। इनका नेचर न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज 0 होता है, और इनका जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर 27 kg, ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, मतलब उसके प्रोटॉन के इक्वल होता है। जो पोजीशन होता है वो इनका भी इनसाइड द न्यूक्लियस विद प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के साथ ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, बट मास होता है जो कि इक्वल होता है प्रोटॉन की। और मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज आपको ऊपर बता दिए हैं। तो अब न्यूट्रॉन के रूल्स क्या होते हैं, एड्स करता है ये मास एंड स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देता है और मास ऐड करता है। बैलेंस द रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन सिंस बोथ आर पॉजिटिव, बैलेंस करते हैं रिपल्शन को प्रोटॉन के अंदर, ठीक है, जबकि दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल्स टू द मास नंबर ए, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, मतलब मास नंबर हो जाता है ना, जो वो उसको बोलते हैं। फिर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नंबर होता है ना, मतलब नंबर होता है, वो इक्वल करके मास नंबर बनाता है। तो बैलेंस ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन सिंस बोथ आर पॉजिटिव, तो बैलेंस और रिपल्शन भी इसका पॉजिटिव ही एक उससे होता है, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, तो इसका तो मतलब न्यूट्रल होता है ये तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो आपको इसके ये याद रखने हैं कि किसने कौन सा डिस्कवर किया है, किसका क्या चार्ज है, किसका क्या मास है, और किस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जेम्स चैडविक ने किया है, और ये ई गोल्डस्टेन ने किया है 1886 के अंदर, और इसको किया है जे थॉमसन ने 1897 के अंदर, ठीक। सो दिस इज़ about electron, proton and neutron। उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है, जो कोर ऑफ एटम होता है ना, एटम का सबसे बीच वाला पार्ट, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय द अर्नेस्ट रदरफोर्ड, किसने डिस्कवर किया था जी, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, 1911 में डिस्कवर किया था थ्रू द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट।
गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज अ डेंस पार्टिकल, डेंस न्यूक्लियस तो एक बहुत डेंस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और सेंटर ऑफ एटम होता है। इसमें कंटेन करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन टुगेदर, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक साथ, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लॉन। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जितना भी मास होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है। फाइन, फिर आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल। अभी आप ये याद रखना कि किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है, 1911 में किया है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया है। न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे भारी पॉजिटिवली चार्ज और जो सेंटर ऑफ एटम होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लॉन्स। ठीक है, जो मास होता है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर ही, एंटायर मास ऑफ एन एटम। अब आते हैं, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन शेल्स एनर्जी लेवल जिसको हम बोलते हैं, ये किसने प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया है नील्स बोहर ने 1913 के अंदर। नील्स बोहर ने 1913 के अंदर। मेरे को पता है कि आपको ये थोड़े टफ लग रहे होंगे कि नाम वाम हम कैसे याद करेंगे, बट डोंट वरी, हम इनको याद करेंगे। MCQs भी मैं इनके दूंगी, या फिर कोई शॉर्ट ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी कि जिसके अंदर हम मतलब शॉर्ट्स वगैरह कुछ बना के कि कौन सा किसका है, किसने क्या दिया है, ऐसे करके। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिट, बट आप पढ़िए, इनको थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिए। मैं MCQs क्वेश्चन ज़रूर डालूंगी कि कौन सा किसने डिस्कवर किया है। ओके, हो सकता है आज ही डाल दूँ, हो सकता है कि कुछ दिन बाद डालूँ, पर मैं पक्का डालूँगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज़ अ फिक्स एनर्जी लेवल और अ शेल। जो इलेक्ट्रॉन मतलब मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी फिक्स एनर्जी लेवल होती है और शेल होती है, उनकी मतलब फिक्स एनर्जी लेवल होती है। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि K फर्स्ट में, L सेकेंड में, M थर्ड में, N फोर्थ में। ईच शेल कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर शेल एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर सकता है, जैसे कि K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स, N में 32 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ द कंपैरिजन टेबल। ऐसे ही कुछ टेबल्स वगैरह मैं प्रोवाइड करवाऊँगी आपको, आप देख सकते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया है। ये थोड़ा नीचे आ गया ना कंपैरिजन टेबल, ये ऊपर होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, राइट। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कर दूँगी सही। सो दिस इज़ अबाउट की प्रॉपर्टीज़ हैं। हम यहाँ पे दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन ने दिया है, प्रोटॉन E. गोल्डस्टेन ने दिया है, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने दिया है। 1897 में दिया है, 1886 में दिया है, और 1932 में दिया है। नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल। इसका मास नंबर 9.1 इंटू 10⁻31, 1.67 इंटू, इन दोनों का सेम ही है। ठीक है, और ये दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, या आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, इन सिंपल वर्ड, एवरी एटम हैज इज मेड अप ऑफ 3 टाइनी पार्टिकल्स। हर एटम 3 छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, एंड द न्यूट्रॉन न्यूट्रल स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। टुगेदर दे फॉर्म द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड देयर इज अ एटम का मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है डायग्राम में, जो कि बहुत ईजी है और अच्छा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल, ऐसे होता है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, डाल्टन की क्या थ्योरी थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। मैं पढ़ाने को आगे भी पढ़ा सकती हूँ कि थॉमसन मॉडल वगैरह J.J. थॉमसन ने क्या क्या थ्योरीज दी थी। मेरे पास ये डिटेल में पड़ा है सारा एक्सप्लेनेशन, बट मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगने लगता है वीडियो। तो आज के लिए मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करूँगी। 24 मिनट्स की ऑलमोस्ट ये वीडियो हो चुकी है। तो ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। आधे आधे घंटे में देखो आप एक एक टॉपिक रिवाइज करते जाओगे। फाइन, और ये आपके लिए इतने बेनिफिशियल हैं। मैंने जो नोट्स आपको आप खुद भी लिख सकते हो इनको कॉपी में, ज़रूरी नहीं है कि मेरे से PDF के लिए पूछोगे आप या कुछ भी।
तो आप खुद भी इनको कॉपी में देखो कैसे वाइन लाइनर फॉर्म में मैंने बनाए हैं, और ये लूसेंट और एनसीईआरटी दोनों का निचोड़ मैं आपके सामने लेके आई हूँ। सो प्लीज़ गाइज़, अपने खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। ये नोट्स आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इवन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो प्लीज़ काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यही मेरे को आपसे हेल्प चाहिए, या मुझे आपसे एक मोटिवेशन का ज़रिया चाहिए। सो मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम नए मॉडल्स को और जो इनके आगे थ्योरीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जे जे थॉमसन ने क्या कहा, उनके क्या पोस्टुलेट्स थे, फिर क्या क्या ड्रॉबैक्स आए, रदरफोर्ड, मतलब ये सब पढ़ेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड, बाय बाय।